हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप सो एवरीबडी विल बी अ फाइन. सो नाउ वी स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक इज अ ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 8 is industries and their classifications. Okay, and history chapter number 10 changes in literature, art and architecture is completed. So now we start the geography chapter number 8 is our industries and their classification. Okay, chapter number 7 is also completed before your exam. I have taught it already. So now we start the chapter number 8 about the industries. Industries के बारे में आपको इस चैप्टर में डिसाइड किया जाए, बताया जाएगा. द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज की क्या क्या क्लासिफिकेशन है, कितने पार्ट्स में उनको डिवाइड किया गया है. एंड द सेक्टर्स इज लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, किस किस सेक्टर में, किस किस लोकेशन में इंडस्ट्रीज डेवलप्ड है. एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम्स एंड इंडस्ट्रियल रीजन्स. ओके, सो नाउ डोंट वेस्ट माय टाइम एंड नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर. ओके, so everybody hold the pencil and underline the important lines. Okay, and the nature provides us with many things. Products like fruits, vegetables and timber are obtained from nature as known as the primary products. ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमें नेचर से मिलते हैं, जस्ट लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टिम्बर मीन्स वुड जिससे हम लोग बनाते हैं, these are called the primary products. ऐसी चीजें जो हमको नेचर से प्रोवाइड्स होती हैं, these are products are called the primary products उनको बोलते हैं. The activity related to the procurement of the primary products are carried out of the primary industries. ऐसे जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको जब हम लोग प्रोक्यूरमेंट करते हैं, उसको रिसाइकल करते हैं, उससे कुछ अर्निंग करने की कोशिश करते हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज. And the primary products are the processed in change into the more valuable products are called the secondary products. प्राइमरी प्रोडक्ट्स को अगर हम लोग रिफाइन करते हैं, उनसे कुछ बहुत अच्छी चीज बनाते हैं मशीन से, तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो ज्यादा यूजफुल होते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट से जो बनते हैं, these products are called the secondary products. And for एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो इजिली आपको अंडरस्टैंडेबल होगा. कॉटन इज अ प्राइमरी प्रोडक्ट. कॉटन जो होता है वो प्राइमरी प्रोडक्ट होता है जो हम लोग को नेचुरल थिंग से मिलता है. एंड इट इज प्रोसेस्ड एंड चेंज इनटू द मोर यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक यार्न एंड फाइबर. अगर उसको चेंज किया जाए प्रोडक्ट्स में, दूसरी चीजों में, तो वो यार्न बनता है यानी धागा बनता है, वो फैब्रिक बनता है, एक तरीके से कपड़ा बनता है उससे, तो वो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल होता है. यार्न एंड फैब्रिक आर द सेकेंडरी प्रोडक्ट्स, इसलिए इनको हम सेकेंडरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं. The processing of the primary products into the secondary products is carried out of the secondary industries. प्राइमरी प्रोडक्ट से सेकेंडरी प्रोडक्ट के बीच के जो सर्कल होता है, जैसे वो बनता है उस मशीन से, उन सारे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज. सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आर नोन एज द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, भी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को बोल सकते हैं. शुगर इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी इंडस्ट्रीज. Okay, and the secondaries products is more useful than a primary products due to increase in its utility and value. सेकेंडरी प्रोडक्ट जो होते हैं वो ज्यादा यूजफुल होते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट से, बिकॉज उनकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा होती है. यूटिलिटी मतलब उनकी नीड बहुत ज्यादा होती है लोगों को, और उनकी वैल्यू भी अच्छी होती है, इसलिए सेकेंडरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज्यादा इजिली सेल आउट होते हैं और ज्यादा उससे मनी हम लोग अर्न कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर बताया जाए, अ जूट बैग इज मोर यूजफुल एंड एक्सपेंसिव देन रॉ जूट. जो जूट होता है, रॉ जूट, इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था ना, कॉटन फाइबर प्लांट्स, फाइबर कौन कौन सी चीजें होती हैं, जिनसे क्या क्या चीजें बनती हैं. तो अगर हम लोग जूट के लिए बोले तो रॉ जूट जो होता है वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता है, बहुत इजिली जो है वो फार्मर्स बहुत कम रेट में ही मिल जाता है. लेकिन अगर उससे जो बना हुआ जूट बैग है वो ज्यादा यूजफुल होता है, ज्यादा एक्सपेंसिव होता है. कॉटन इज हार्वेस्टेड बाय द पीसेंट फ्रॉम द कॉटन फील्ड. कॉटन जो होता है वो कॉटन फील्ड में जो फार्मर्स होते हैं उसको ग्रो करते हैं. एंड द हार्वेस्टेड कॉटन इज देन सेपरेटेड फ्रॉम द कॉटन पॉट्स. जो जमीन वो पेड़ से निकली हुई हार्वेस्टेड कॉटन होती है उसको कॉटन पॉट्स यानी कॉटन की जो बर्ड्स होती है उनसे निकाला जाता है. एंड इट इज प्रेस्ड इनटू द बेल्स एंड द सेंट फॉर द क्लीनिंग, गिनिंग एंड यार्डिंग. उसके बाद उनको मशीन्स में क्लीनिंग करने के लिए, गिनिंग मतलब उनके धागे अलग करने के लिए, और कार्डिंग मतलब उनको सेपरेट करने के लिए भेज दिया जाता है. देयर आफ्टर इट इज द स्पिन एंड द वुवन इनटू द क्लोथ्स. इसके बाद उनको बुन के, उनकी बुनाई होके वो क्लोथ्स में कन्वर्ट हो जाता है. एंड क्लोथ्स इन इज देन
सेंट फॉर प्रिंटिंग एंड कटिंग, और क्लोथ्स को प्रिंटिंग और कटिंग के लिए भेज दिया जाता है। द स्टिचेस गारमेंट्स कॉटन क्लोथ नहीं, देन द गारमेंट्स आर स्टिच्ड फॉर द विद द मशीन, और उसके बाद जो गारमेंट्स चीजें होती हैं यानी कपड़े जो होते हैं वो मशीन से स्टिच हो जाते हैं। एंड स्टिच गारमेंट आर सेंट टू द मार्केट, उसको मार्केट में सेल आउट कर दिया जाता है। दे आर द डिस्प्लेड इन शॉप एंड शोरूम फ्रॉम वेयर वी परचेज देम, और वहां से मार्केट से वो शॉप्स में और शोरूम में चला जाता है जहां से हम लोग उसको परचेज कर सकते हैं। At every stage, cotton is modified and its value keeps on increasing with each modification. जैसे जैसे स्टेप जो स्टेप्स आती जाती है, कॉटन का रेट जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है डे बाय डे बढ़ती चली जाती है। And due to the addition in their value, secondary products are often called the value Due to the addition in their value, secondary products are often called the value added products. जैसे जैसे प्राइमरी प्रोडक्ट से सेकेंडरी प्रोडक्ट में उसका रेट बढ़ता जाता है तो वैसे उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। तो दीज प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। द पीपल एंड देयर द एक्टिविटी इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग आर टुगेदर कॉल्ड एन इंडस्ट्रीज। जब एक्टिविटी होती है और प्रोडक्शन के साथ साथ मैन पावर भी लगती है और उनकी एक्टिविटी भी लगती है तो ऐसी चीजों को हम लोग इंडस्ट्रीज बोलते हैं। इन एन इंडस्ट्रीज द रॉ मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ बोथ सिंपल एंड सोफिस्टिकेटेड मशीन। सारे जितने रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है लोगों की हेल्प से और मशीन्स की हेल्प से। द इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद द extractions of minerals and production of goods and performed into the industries। और सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे डिपेंड करती हैं, यानी कैसा आपका मटेरियल है, कैसा उसको प्रोडक्शन उसका हुआ है, ये सारी चीजें आपके रेट पे डिपेंड करती है। सपोज आप एक चीप मटेरियल का कपड़ा लेने जाते हैं वो आपको कम रेंज में मिलता है, एक अच्छी मटेरियल एक अच्छी फैब्रिक का कपड़ा लेने जाते हैं वो आपको बहुत कॉस्टली मिलता है। तो ये आपके प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यू जो है प्रोडक्ट की किस तरीके से होनी चाहिए। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मिनरल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स आर परफॉर्म द इंडस्ट्रीज। एंड इंडस्ट्रीज कैन ऑल्सो प्रोवाइड द सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल द टूरिज्म इंडस्ट्रीज इज अ सर्विस प्रोवाइडर। जो इंडस्ट्रीज है वो लगातार जो है हमारे लोगों को उससे जॉब मिलता है और ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो सर्विस प्रोवाइडर लोगों को सर्विस और जॉब भी प्रोवाइड करती हैं। देयर आर मेनली थ्री स्टेजेस रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट। दीज आर एज फॉलो। तीन ऐसे स्टेप्स बताए जा रहे हैं, तीन ऐसे स्टेजेस बताई जा रही हैं जहां रॉ मटेरियल्स को एक अच्छे मटेरियल्स में डिफाइन किया जाता है और कन्वर्ट किया जाता है। सो फर्स्ट इज अ प्रोक्यूरमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल्स। The procurement of raw material. The first stage involves a procurement of raw material so that it can be used to produce the desired product. जैसे हम लोग फर्स्ट स्टेज होती है रॉ मटेरियल को अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट में कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बताया जा रहा है टू प्रोड्यूस पेपर। अगर पेपर को हमें प्रोड्यूस करना है तो वुड पल्प इज नीडेड। वुड पल्प हमने सबको पता होगा कि ट्री के पल्प से ही पेपर बनता है। And these are cut down together and collect wood and wood pulps are obtained from it. ट्रीज को कट किया जाता है, उनको कलेक्ट किया जाता है और उनसे वुड पल्प निकलता है। These are called the raw material. ये सारा रॉ मटेरियल है। अब प्रोसेसिंग इन द रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल के बाद उसका क्या प्रोसेस होता है। इन द सेकेंड स्टेज की बात करें तो वुड पल्प पासेस थ्रू द वेरियस प्रोसेस। इट इज मिक्सड विद केमिकल एंड फाइनली चेंज इनटू द पेपर विद द हेल्प ऑफ मशीन। उसके बाद वुड पल्प में केमिकल को प्रोड्यूस किया जाता है, मिक्सअप किया जाता है। Then after use the machine and with the help of made up paper. And second stage is the distribution of the product. अब प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट तो बहुत सारा हमारे पास बन गया बट उसको सही जगह पर डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है। मार्केट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तभी तो उसकी अच्छी वैल्यू मिलेगी हमें। तो दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वेयर इन द प्रोसीजर पेपर इज असेंबल्ड इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर एंड नोटबुक। ये लास्ट स्टेप होता है जहां सारे पेपर्स को कलेक्ट किया जाता है, असेंबल किया जाता है,
then after convert into the register and notebook, and they are then the distributed and sold and supplied to the organization. इसके बाद ये सारे डिस्ट्रीब्यूट होता है, सोल्ड होता है, सप्लाइड होता है कहाँ कहाँ, लाइक स्कूल्स, कॉलेज, प्रिंट मीडिया, पब्लिकेशन एक्सेट्रा, विच आर इट्स मेन यूजर्स. जो इसके मेन यूजर है, कॉलेज, स्कूल में सबको जरूरत जहां जहां पे पेपर की नीड होती है, ऐसी इंडस्ट्रीज में उसको सेल आउट किया जाता है. एंड इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. इस वर्ल्ड में सब जगह इंडस्ट्रीज हैं. एंड दे कैन डिवाइड इनटू द वेरियस कैटेगरी. लेट अस लर्न अबाउट देम. इनकी कैटेगरीज डिवाइड होती हैं. अब हम लोग इनकी कैटेगरीज को रीड आउट करते हैं. ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. The industries are classified in the basic of their size, raw material used and ownership and the nature of product. इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो कई चीजों पे डिवाइड होती हैं. जैसे रॉ मटेरियल का यूज कहाँ होगा, कैसे होगा ये रॉ मटेरियल, उसकी ओनरशिप, उसको ओनर कौन होगा यानी उसका मालिक कौन होगा, उसमें मनी कौन लगाएगा, पैसा कौन लगाएगा, एंड नेचर ऑफ द प्रोडक्ट. और इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद उससे बनेगा क्या, वो यूजफुल है कि कम यूजफुल है कि बिल्कुल यूजफुल नहीं है. ठीक है. The size of an industries does not refer on a member of the people employed in it. जो इंडस्ट्रीज का साइज होता है वो लोगों पे डिपेंड करता है. ठीक है, लोगों पे डिपेंड सिर्फ नहीं करता है. The capital invested and the output of the industries are also major factor in determining the size of the industries. उसमें कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की गई, कैपिटल मतलब मनी, उस इंडस्ट्रीज में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की गई है और उसका आउटपुट क्या मिलेगा. आउटपुट मतलब उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा. दीज आर द मेजर फैक्टर ऑफ द इंडस्ट्रीज. ये सबसे मेन फैक्टर होता है इंडस्ट्रीज का. ओके, सो क्लासिफिकेशन टाइम जो है डिवाइड है. तो फर्स्ट इज अ क्लासिफिकेशन एज पर साइज. ऑन द बेसिक ऑफ साइज इंडस्ट्रीज कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 कैटेगरीज. दीज आर एज फॉलोज. 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इंडस्ट्रीज के साइज को. फर्स्ट इज अ कॉटेज इंडस्ट्रीज. कॉटेज इंडस्ट्रीज आर ऑफन कॉल्ड द हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज. उनको बोलते हैं, अंडरलाइन दिस, कॉटेज इंडस्ट्रीज आर ऑफन इज कॉल्ड द हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज. इन दीज इंडस्ट्रीज गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द फैमिली मेंबर एट देयर होम. नो आउटसाइड लेबर इज यूजुअली एम्प्लॉयड. इस इंडस्ट्रीज में फैमिली मेंबर्स ही घर में ही सारा अपना वर्क करते हैं और बाहर के किसी लेबर की जरूरत उनको नहीं पड़ती है. द फैमिली मेंबर्स आर जनरली ब्लेस्ड विद द हेरिडिटरी स्किल एंड आर एक्सपर्ट इन देयर वर्क. जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके अंदर ये हेरिडिटरी स्किल होती है, यानी अगर उनके फैमिली में किसी को आता है तो ऑटोमेटिक से है कि उनके बेटे को या उनके घर की जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसको ये ऑटोमेटिक उसके अंदर स्किल होंगी. ये स्किल्स होती है उनके अंदर, इसलिए वो अपना वर्क खुद ही करते हैं मोस्टली. एंड दे प्रोड्यूस गुड मेनली फॉर द लोकल मार्केट. उसके बाद वो अपने गुड्स को जो है वो लोकल मार्केट में लेके जाते हैं. एंड द प्रोडक्ट्स आर प्रिपेयर्ड विद द हैंड रेदर देन मशीन. मोस्टली वो सारी चीजें हैंड से बनाते हैं, मशीन्स का यूज बहुत कम होता है. फर्दरमोर द इन्वेस्टमेंट इन द कॉटेज इंडस्ट्रीज इज लो. इस तरीके से क्योंकि बाहर की किसी लेबर की, बाहर की किसी मशीन्स की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट जो होता है वो भी बहुत लो होता है, बहुत कम ही होता है. एंड इंडिया इज एन आइडियल प्लेस फॉर द कॉटेज इंडस्ट्री. इंडिया में कॉटेज इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा होती हैं. सिंस अ मेजर पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन रिसाइड्स द विलेज. विलेज में ज्यादा होती है. दीज इंडस्ट्रीज प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू द इनन्यूमरेबल पीपल इन द विलेज. विलेज में इतने इनन्यूमरेबल यानी बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अनएम्प्लॉयड है, उनके पास कोई वर्क नहीं है, तो ये उनके लिए बहुत यूजफुल है. क्लोथ्स, पोट्री, ज्वेलरी, आइवरी प्रोडक्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट आर द मेनली मैन्युफैक्चरिंग इन दिस इंडस्ट्रीज. अंडरलाइन दिस, क्लोथ्स, ज्वेलरी, आइवरी, हैंडीक्राफ्ट एंड मेनली प्रोडक्ट्स इन दिस इंडस्ट्रीज में ये सारी चीजें होती हैं जो कॉटेज इंडस्ट्रीज यानी बहुत कम लेबर में घर के ही लोग मिलके बना देते हैं, नो मशीन रिक्वायर्ड. And second is the small scale industries. Industries which a small number of the worker are employed with the low capital investment are known as the small scale industries. ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पर बहुत कम ही वर्कर की जरूरत होती है एंड बहुत लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, यानी बहुत कम मनी लगती है, उसको बोलते हैं हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. In such industries, power, machinery, labors are used to the maximize production. कम चीजों का यूज करके बहुत ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, जैसे साइकिल, फर्नीचर, पेपर गुड्स, यूटेंसिल, ब्रासवेयर,
ब्रासवेयर मतलब तांबे का सारा सामान, and etc. are among these products are called the small industries. साइकिल बनती है, फर्नीचर बनता है, पेपर गुड्स यानी पेपर से बनी हुई चीजें बनती हैं, ब्रासवेयर बनता है, यूटेंसिल मतलब घर से जुड़ी हुई जो हमारे वॉशरूम में जो हमारी बेसिन वगैरह जो बनती है, सारी चीजें जो बनती हैं, ये सारी चीजें एंड द गुड्स प्रोड्यूस्ड आर द यूजुअली सोल्ड लोकली, और जो सारा गुड्स होता है वो लोकल ही सेल हो जाता है, बट समटाइम दे आर ऑल्सो सप्लाइड इन अदर रीजन्स ऑफ द कंट्री, कभी कभी वो कंट्री के अलग अलग रीजन्स में भी सप्लाई होता है. द गुड्स प्रोड्यूस्ड आर द जनरली फॉर द गुड क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी का वो होता है गुड्स, एंड दे अट्रैक्ट द बायर फ्रॉम द वेरियस प्लेसेस, वहां पर बायर्स को वो अट्रैक्ट करता है, अलग अलग जगहों पे सेल होता है. Nowadays, loans are being provided by the banks to encourage more and more people to set up a small scale industries. इस टाइम पे देखा जाए तो बहुत से लोन जो है बैंक के द्वारा दिए जाते हैं, जिससे लोग जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकते हैं. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन ग्रेटली हेल्प टू द डेवलपिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इन अ पर्टिकुलर एरिया. एक एरिया में लाइफ ऑफ द स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए भी लोग जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का यूज करते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं. एंड लास्ट इज अ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पर मैन पावर भी ज्यादा हो, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा हो, तो दीज आर कॉल्ड द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. द इंडस्ट्रीज विच रन विद द हेल्प ऑफ लार्ज मशीन्स एंड हैव अ लार्ज वर्क फोर्स आर कॉल्ड द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. मैंने आपको बताया था ना, जिसमें लार्ज मशीन और लार्ज मैन पावर वर्क फोर्स की जरूरत होगी, दीज आर कॉल्ड द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज नीड टू सेटअप द सच इंडस्ट्रीज, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है ऐसी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए. इंडस्ट्रीज विद मोर देन 1 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट, नियर अबाउट 1 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, आर पुट इनटू द कैटेगरी ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. The quality of products, specialization in the production are given top priority in these industries. बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो मेडअप होता है, and due to employment of a large number of people, management of workforce is not easy, required the special skill. Therefore, trained manager are appointed to manage the workforce. नॉर्मल मेंबर जो होते हैं वो इस इंडस्ट्रीज को नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं, इसलिए जो है वो ट्रेंड मैनेजर की जरूरत होती है ऐसे वर्कफोर्स के रिक्वायरमेंट के लिए. एंड एज प्रोडक्शन ऑफ गुड इज डन फॉर द लार्ज स्केल एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ द रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड. ऐसी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए बहुत बड़ी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल की भी नीड होती है, एंड बहुत अच्छा प्रोडक्ट की जो है उससे प्रोड्यूस होता है. अ गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, अच्छा एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी चाहिए, अच्छी मार्केट वैल्यू भी चाहिए फॉर द क्रूशियल ऑफ द दीज इंडस्ट्रीज इन प्रॉस्पर. ऐसी इंडस्ट्रीज को प्रॉस्पर होने के लिए, अच्छे सक्सेसफुल होने के लिए इन सारी चीजों की नीड होनी चाहिए. द स्टील एंड आयरन, ऑयल, टेक्सटाइल, एल्यूमिनियम, cement and the chemical are example of the large scale industries. इतनी सारी जो आयरन, स्टील, ऑयल, टेक्सटाइल, एल्यूमिनियम, सीमेंट, केमिकल की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, these are called the large scale industries. Okay, understood? And next is a classification as per the ownership. अब ओनरशिप की बात करें तो उसके बारे में, on the basic of the ownership, industries can be classified into the 4 मेजर टाइप्स में डिवाइड है ओनरशिप से रिलेटेड. अभी आज की वीडियो में जितना हो जाएगा उतना मैं पढ़ा दूंगी, एंड नेक्स्ट वीडियो में से आगे कंटिन्यू करते हैं. ओके, सो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, व्हेन द ओनरशिप ऑफ द इंडस्ट्रीज इन हिज हैंड, द गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज, द एजेंसीज आर कॉल्ड द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज. पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? जो गवर्नमेंट जो है अप्रूव करती है, यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाई जाती हैं. दीज आर कॉल्ड द, जो पब्लिक के लिए बनती है, पब्लिक उसमें वर्क करती है कि पब्लिक के लिए बहुत इजी हो जाए सारी चीजें मिलना, गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटीज मिल रही हैं, तो दीज आर कॉल्ड द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज. द गवर्नमेंट ऑपरेट्स एंड डिसाइडेड टू लोकेशन एज वेल एज द वर्क फोर्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज.
गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, इसको गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि ये इंडस्ट्रीज कहां पर लगनी है। एंड द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज द सेल एंड द हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड इज HAL आर द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। HAL का नाम ज्यादातर सबने सुना होगा, जहां पर बहुत सारी हम लोगों की आर्म फोर्सेस चीजें बनती हैं। ऐसी चीजें जो होती हैं वो हम लोगों की ये सब गवर्नमेंट के द्वारा ही बनती हैं। And these industries are called the public because the public money collected from the people of the country, क्योंकि पब्लिक की ही मनी उसमें लगी होती है, जो हम लोगों से कलेक्शन दिया जाता है। इट मीन जो GST हम लोग भरते हैं, जो टैक्स देते हैं, ये सारी मनी इसमें ही लगती है। इज इन्वेस्टेड इन दीज इंडस्ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ द शेयर ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड और शेयर जो होते हैं वो इसमें सब मिक्सअप होते हैं। तो गवर्नमेंट को अगर हम लोग को टैक्स देते हैं, वो टैक्स का यूज जो है गवर्नमेंट इसी तरीके की इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए लगाती है, जो हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं और ये गवर्नमेंट के द्वारा अथोराइज्ड होती है। दीज सेक्टर इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। ओके, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी जस्ट लर्न द प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज and the joint sector industries and cooperative sector of the industries. Okay, so continue the chapter in the next video. So thank you so much for watching this video.